नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्पेशल मास्टर यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सेरेब्रल पाल्सी का किस प्रकार से हम बचाव कर सकते हैं एक बच्चे के लिए, और उसका अगर बच्चा सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित हो चुका है तो उसका मैनेजमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं। इन दोनों टॉपिक्स पर आज हम बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सेरेब्रल पाल्सी का बचाव, या सेरेब्रल पाल्सी अगर कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो वो सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित ना हो या इस प्रकार डिसेबिलिटी उसमें ना हो, तो उसके लिए हमें पूर्व क्या क्या कार्य करने चाहिए या क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उन सारी बातों पर अब बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जन्म से पूर्व की बात करते हैं, यानी गर्भावस्था के समय ध्यान देने योग्य जो बातें हैं उन पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें बात करनी है कि जो गर्भवती माँ है उसको विभिन्न प्रकार के जो संक्रमण है उनसे बचाना चाहिए, जैसे कसरा या कच्ची दाद इत्यादि से। और सेकंड बात आती है कि दंपति के जो रक्त समूह ब्लड ग्रुप है उसका परीक्षण करवाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे चिकित्सीय हस्तक्षेप में यानी चिकित्सीय जो परामर्श लेने में बहुत आसानी रहती है। अन्यथा जो आरएस फैक्टर की जो विसंगतियाँ होती है वो हो सकती है। अगली बात है कि गर्भावस्था के दौरान माँ को विषाक्तता यानी किसी प्रकार के जहरीला पदार्थ खाना नहीं चाहिए। मधुमेह नहीं होना चाहिए, मधुमेह प्रकार का रोग नहीं होना चाहिए। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। अगली बात है कि गर्भावस्था की आशंका के बाद महिला को उचित चिकित्सीय देखरेख में रहनी चाहिए, और समय रहते खून की जांच, मूत्र की जांच और रक्तचाप आदि की जांच अवश्य करवानी चाहिए, और समय समय पर इसकी जांच या रिकॉर्ड रखना चाहिए। और माँ को संतुलित आहार और डिप्रेशन में नहीं होना चाहिए। अगली बात है कि गर्भवती माँ को विभिन्न प्रकार के जो बाहरी आघात है या किसी प्रकार की चोट नहीं लगनी चाहिए, जिससे बच्चे को किसी प्रकार की चोट से हम बचा सकते हैं, विभिन्न प्रकार की बाहरी चोटों से जन्म से पूर्व। अगली बात है कि जन्म के दौरान यानी जन्म हो रहा है उस समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात आती है कि जन्म के समय या उसके तुरंत बाद में शिशु को ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। इससे बचने के लिए प्रसव हेतु हमेशा उत्तम चिकित्सीय सेवाओं का चुनाव करना चाहिए, और कठिन प्रसव या लंबे समय तक अधिक दर्द, ऑक्सीटोसिन दवा का उचित प्रयोग आदि से बचाव का उचित प्रयास करना चाहिए। अगली बात है कि अपरिपक्व जन्म न हो, इसके लिए शुरू से ही हमें गर्भवती माँ को ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात है कि जन्म के बाद यानी बच्चे का जन्म हो चुका उसके बाद किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो जन्म के बाद बच्चे की जो खान पान है, देख रेख, साफ सफाई इत्यादि का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, और जो विभिन्न प्रकार के संक्रमण है उनसे भी हमें बचाना चाहिए। तो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उस पर बात कर लेते हैं कि बच्चे के सिर में किसी प्रकार की चोट नहीं लगनी चाहिए, जैसे छोटा बच्चा बिस्तर से गिर सकता है या किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है, इन सब से हमें बचाना है। अगली बात है कि बच्चे को मस्तिष्क संबंधी संक्रमण से बचाना है। इससे क्या होगा कि बच्चे में मस्तिष्क में संक्रमण नहीं होगा और मांसपेशियों में किसी प्रकार की प्रॉब्लम या शरीर में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अगली बात है कि सही समय पर बच्चे का टीकाकरण करवाना चाहिए, वो काफ़ी लाभदायक होता है। और अगली बात है कि मेनिंजाइटिस या एन्फिलाटाइटिस आदि प्रकार की जो मानसिक बीमारी हैं उनका भी हमें आशंका होने पर तुरंत चिकित्सक के देखरेख में उपचार करवाना चाहिए, और बच्चों को तेज़ बुखार से बचाना चाहिए, इससे भी मानसिक विकृति हो सकती है। और शिशु को हमेशा माँ का दूध देना चाहिए, और विवशता की स्थिति में अगर बाहरी दूध देना पड़े तो वो काफ़ी साफ़ सफाई से बरतनी चाहिए। अगर ये नहीं करते हैं तो बच्चे में पाचन संबंधी जो प्रॉब्लम्स है, दस्त अधिक लग सकते हैं, और शरीर में पानी कमी होने से दिमागी क्षति हो सकती है। तो हमने बचाव के जो जितने भी प्रकार थे उन प्रकारों से बात कर ली है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है बच्चे के जन्म से पूर्व, जन्म के समय और जन्म के बाद ध्यान देने की बात है। सभी प्रकार के डिसेबिलिटी में ये ही पॉइंट हमें मेनली ध्यान में रखने होते हैं। अब बात करते हैं, अगर कोई बच्चा सेरेब्रल पाल्सी ग्रसित पैदा हो गया है उसके बाद में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उस बच्चे के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। उसके लिए सबसे पहले अगर कोई बच्चा हो चुका उसके 2 चरणों में विभाजित कर सकते हैं उसके प्रबंधन को। प्रथम चरण के अंदर चिकित्सीय देखभाल, विकृति की रोकथाम और उपचारात्मक प्रक्रियाएं, ये 3 बातें मुख्य रूप से उसकी सहायक होती है। और द्वितीय चरण के अंदर जो पुनर्वास करता है वो अभिभावकों को उसके व्यायाम, उसके क्रियाकलापों और उसके देखरेख के लिए
अभिभावकों को सजेस्ट करते हैं, उनको बताते हैं कि किस प्रकार से आप बच्चे को विभिन्न प्रकार के व्यायाम, क्रियाकलाप आदि घर पर करवा सकते हैं। तो थेरेपी के लिए विभिन्न प्रकार की थेरेपियां हैं जो इस प्रकार के बच्चों को दी जाती है। जो हम पहले बात कर लेते हैं थेरेप्यूटिक अंतराक्षेपण। इसके अंतर्गत विद्यार्थी यानी जो बालक है उसमें विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं होती है, जैसे उन समस्याओं के लिए अलग अलग जो व्यायाम चिकित्साएं हैं, थेरेपिस्ट है, उन्हें थेरेप्यूटिकल अंतराक्षेपण दिए जाते हैं। ये खेल चिकित्सा, प्ले थेरेपी, जो प्रमस्तिष्क से पक्षाघात से ग्रसित बच्चे होते हैं वो अलग थलग पड़े रहते हैं। उनका जो गामक विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है। उन्हें विभिन्न प्रकार के घर में और बाहर खेले जाने वाले खेल से संबंधित विभिन्न प्रकार के शारीरिक और मानसिक विकास को खेल बढ़ा सकते हैं। खेल चिकित्सा बच्चे की उम्र, वातावरण और शारीरिक क्षमता के अनुसार ही प्रदान की जानी चाहिए। अगली बात आती है वाणी चिकित्सा की। अब वाणी चिकित्सा या भाषा चिकित्सा, इसके अंदर जो स्पीच थेरेपिस्ट है वो विभिन्न प्रकार के जो थेरेपीज है, स्पीच थेरेपी, वो देकर बच्चे की जो भाषा संबंधी जो हकलाना या वाक्य स्पष्टता दोष है या उच्चारण दोष है, उनको जो समस्याओं को सही करता है। सही करने के लिए विभिन्न प्रकार की चिकित्सा प्रदान करता है। हमारे मस्तिष्क का जो दायां वाला भाग है अगर वो प्रभावित होता है तो वाणी या भाषा असामान्य होती है, क्योंकि मस्तिष्क के बाएं भाग में ही वाणी एवं भाषा का क्षेत्र है। तो हम बात करते हैं अगले व्यवहार परिमार्जन। इस प्रकार के बच्चों में बिहेवियर प्रॉब्लम्स भी पाई जाती है। उसका बिहेवियर मॉडिफिकेशन किस प्रकार से कर सकते हैं, तो उसके लिए विशेष शिक्षक को विभिन्न प्रकार की जो टेक्निक्स हैं उनका उपयोग करते हुए इस प्रकार के बच्चों के अच्छे व्यवहार बढ़ाने के लिए समस्यात्मक व्यवहार के समाधान में व्यवहार परिमार्जन आवश्यक है। फिर आता है सहायक उपकरण। प्रमस्तिष्क से पक्षाघात के बच्चों को चलने फिरने या उठने बैठने में समस्या होती है। इस समस्या के सुधार हेतु उन्हें उचित सहायक सामग्री प्रदान की जाती है, जैसे कि चलने फिरने के लिए कैलिपर अथवा पादचारी, उठने पड़ने के लिए, बैठने के लिए परिमार्जित कुर्सी या चारपाई इत्यादि विभिन्न प्रकार जो अडेप्टेशन है वो बच्चे को दी जाते हैं। फिर आती है देख रेख। इस प्रकार के बच्चों की हम देख रेख किस प्रकार से कर सकते हैं। कुछ बच्चे मॉडरेट या सीवियर कैटेगरी के होते हैं, उनको देख रेख के लिए पूर्णतः अपने माता पिता या पेरेंट्स पर आश्रित रहते हैं। इस प्रकार के बच्चों को भोजन, पानी और शौच इत्यादि की देख रेख की अत्यंत आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत बच्चे की साफ सफाई को लेकर समस्त क्रियाकलाप की देखरेख की जाती है। देखरेख सेवाओं में प्रशिक्षित परिचर्या की अहम भूमिका होती है। टीचर या स्पेशल एजुकेटर या थेरेपिस्ट या डॉक्टर से आदि से सलाह के अनुसार ही उसकी देखरेख की जानी चाहिए। अगली बात आती है कि विशेष शिक्षा। इस प्रकार के बच्चों को हम विशेष शिक्षा किस प्रकार से दे सकते हैं। जो प्रमस्तिष्क से पक्षाघात की अति अल्प यानी माइल्ड और मॉडरेट कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनको सामान्य बच्चों की भांति शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन जो सीवियर और प्रोफाउंड बच्चे होते हैं उनको विशेष शिक्षण सामग्री की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस प्रकार के बच्चे किसी क्रिया के संपादन में या तो अक्षम होते हैं या देरी से करते हैं। तो इस प्रकार के बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार विशेष पाठ्यक्रम तैयार किए करके उनको शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम दिए जाते हैं। फिर आती है दैनिक क्रियाकलाप। इस प्रकार के बच्चों में जो गंभीर अति गंभीर प्रमस्तिष्क से पक्षाघात के बच्चे हैं वो उनका दैनिक क्रियाकलाप जो डेली लिविंग एक्टिविटी है वो काफ़ी प्रभावित होती है। इन दैनिक क्रियाकलापों में सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है शौच संबंधी। इस प्रकार के बच्चों को का नियमित रूप से भोजन, पानी और शौचालय की समय सारणी तैयार की जाती है। इनकी सहायता से उन्हें समयानुसार उचित जगह पर शौचालय के लिए भेजा जाता है। इस क्रिया के लिए बच्चे को प्रशिक्षित करने के साथ साथ सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने हेतु भी प्रोत्साहित किया जाता है। स्नान करते समय किसी डंडे में लगे साबुन कपड़ा लपेट कर देने से वह स्वयं से पूरे शरीर में साबुन लगाने में सक्षम हो जाता है। इस प्रकार यदि स्वचालित नल की व्यवस्था हो तो वह पानी का उपयोग भी अच्छी तरह कर सकेगा। यदि स्वचालित नल का अभाव हो तो विशेष पकड़ वाले बर्तन की सहायता में पानी डालकर भी आसानी से उसको नहलाया पानी काम में लेने के लिए आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। अब अगली बात आती है व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं रोजगार।
इस प्रकार के बच्चों को किस प्रकार से हम रोज़गार प्रदान कर सकते हैं और समाज की मुख्य धारा में शामिल किस प्रकार से कर सकते हैं। तो जो परम मस्तिष्क प्रक्षाघात के जैसे ग्रसित बच्चे होते हैं उनको कुछ क्रियाकलापों करने की क्षमता भी होती है और अक्षमता भी होती है। उन्हें रोजगार प्रशिक्षण देकर पुनर्वासित किया जा सकता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए कुछ गिने चुने अति अल्प और अल्प रूप से अक्षम बच्चे ही होते हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त परम मस्तिष्क पक्षाघात से ग्रसित व्यक्तियों का विशेष रोजगार कार्यक्रम में पंजीकरण कर उनके लिए उचित रोजगार प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें स्वरोजगार के लिए अधिक से अधिक प्रेरित किया जा सकता है। तो हमने परम मस्तिष्क पक्षाघात से संबंधित जो बचाव और प्रबंधन की सारी बात कर ली। अब उसकी कुछ बात कर लेते हैं, सारांश की बात कर लेते हैं कि हमने जो लक्षण पढ़ लिए थे पहले, उसके बाद में हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी कि सेरेब्रल पाल्सी की डेफिनेशन क्या है, उसके प्रकार क्या है, इसके बचाव क्या है, उपचार क्या है और इसका प्रबंधन किस प्रकार से हम अगर कोई बच्चा हो जाता है तो उसका प्रबंधन किस प्रकार से कर सकते हैं और इसके लिए शीघ्र हस्तक्षेप के लिए कौन कौन से चरण अपना सकते हैं, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात कर लिया था। तो आगे भी हमारे साथ कुछ अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका स्पेशल एजुकेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।